गुड इवनिंग चैंपियंस। आज हम बात करते हैं कहावत की। एक बहुत पुरानी कहावत है। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत हमने अपनी दादी से सुन रखी थी, और आप सभी ने ये कहावत किसी न किसी रूप में अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा। आमतौर पर दादियों से। ये दादी माँ की सीख होती थी, खासकर वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते थे। क्योंकि दादी माँ का मानना था और बड़े बुजुर्ग का मानना था कि इंटेलिजेंट बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, या उनके नज़रों में इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो एक पढ़ाकू बच्चा होता था। आज भी ये बात सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हमारा नज़र में पढ़ाकू बच्चा कैसा होगा, तो पढ़ाकू बच्चे की एक छवि आती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। वो मोटा चश्मा लगाए हुए एक पढ़ाकू बच्चा होगा, तभी वो इंटेलिजेंट होगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर बच्चे पढ़ाकू ही होंगे। कुछ बच्चे दूसरी तरह से या दूसरी गतिविधियों में तेज हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो सकते हैं, कुछ गीत संगीत में बहुत आगे हो सकते हैं। तो क्या वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? क्या हमारी परिभाषा इंटेलिजेंस की सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है? क्या दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे जो किसी अन्य गतिविधियों में अग्रणी है? हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं थे? तो जो बच्चे पढ़ाई के अलावा बाकी दूसरी गतिविधियों में बहुत बेहतर हैं, वो भी इंटेलिजेंट कहलाएंगे। इसका मतलब हमें जानने की आवश्यकता है कि इंटेलिजेंस की परिभाषा कितनी व्यापक है। एक क्लासरूम में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं। अभी तक हम मानते हैं सिर्फ पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे क्लासरूम में अगर आप शिक्षक हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि 8 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चे कैसे बैठे हैं आपके क्लास में। यानी इंटेलिजेंस की जो परिभाषा है वो एक आयामी ना होकर बहुआयामी हो गई। यानी अब हम बहुआयामी बुद्धि की चर्चा या इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि हमारे क्लासरूम में 8 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हावर्ड गार्डनर नामक मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है। अब इनके नाम से ही जाहिर है, गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है जो बागीचे की रखवाली करता हो, रखवाली करता हो। और जाहिर सी बात है, जब हम बागीचे की बात करते हैं, बगीचे की बात करते हैं, तो वहां पर तरह तरह के फूल मिलते हैं। तो गार्डनर साहब ही मल्टीपल चीज़ों की बातें करते हैं। अब मल्टीपल चीज़ें क्या? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वो मानते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर 8 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाकू होंगे और पढ़ाई के क्षेत्र में ही इंटेलिजेंट होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रकार के इंटेलिजेंस की। जो पहले प्रकार का इंटेलिजेंस है वो कहलाता है विजुअल स्पैटियल या स्थानिक इंटेलिजेंस। अब ऐसे बुद्धि वाले बच्चे को खाली जगह की काफ़ी समझ होती है। उन्हें पता होता है कि खाली जगह को कैसे भरना है। अब आमतौर पर देखा जाए तो एक सूटकेस को अगर भरना हो तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। हम सामान को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके रख ही नहीं पाते हैं, और सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। वो सामान को काफ़ी व्यवस्थित रूप से सूटकेस के अंदर या अटैची के अंदर रख देते हैं। मतलब उनको स्पेस की अच्छी जानकारी होती है। उनको पता होता है कि ये जो खाली सामान, खाली जगह है, इसको कैसे भरना है। ऐसे बच्चे बड़े होकर आर्किटेक्ट बनते हैं या इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं। तो क्या वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? जी हाँ, वो बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उनके अंदर विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस होती है। जो स्थानिक रूप से बुद्धिमान होते हैं। उसी प्रकार अगर हम पिक्चर की बात करें तो एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, चलती का नाम गाड़ी। इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार ने मुख्य भूमिका अदा की थी। अब ये जो तीनों भाई थे, इन्हें अपनी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा पकड़ थी, और इनको पता था कि गाड़ी को कैसे ले जाना है
और रेस में कैसे जीतना है, ये बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। जबकि हकीकत यह था कि इनकी गाड़ी खटारा थी। लेकिन खटारा गाड़ी कैसे रेस जीत गई? क्योंकि इनको जगह की काफ़ी अच्छी पहचान थी। उन्हें पता था कि कितने छोटे जगह में से अपनी गाड़ी को कैसे और गाड़ियों के मुकाबले आगे निकालना है। तो ये जो किशोर कुमार, अनूप कुमार और हमारे दादा मुनि यानी अशोक कुमार, ये किस प्रकार के इंटेलिजेंट व्यक्ति थे? ये थे स्पैटियल या स्थानिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति, इसलिए रेस जीत भी गए। आपने देखा होगा कुछ लोग जब कार की पार्किंग करते हैं या कार को पार्क करते हैं, खासकर जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोगों को, कुछ लोग आराम से पीछे देखते हुए, उन्हें पता होता है कि गाड़ियों के बीच में जो स्पेस उसको कैसे भरना है, कैसे वो इजिली आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे गुण वाले या वैसे गुण वाले व्यक्ति क्या इंटेलिजेंट नहीं होंगे? बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे। वो स्पैटियल वाले इंटेलिजेंट होंगे यानी स्थानिक इंटेलिजेंस होंगे। एक बहुत पुराना किस्सा याद आता है कि एक व्यक्ति अपने ड्राइवर को रखा और वो ड्राइवर गाड़ी को ठीक से नहीं चला रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्यों तुम ठीक से गाड़ी को नहीं चला रहे हो? तो उस ड्राइवर ने जवाब दिया, मुझे बाएं साइड का जो जगह है उसकी सही पहचान नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कितना स्पेस लेना है। यानी उस ड्राइवर में स्थैतिक इंटेलिजेंस का दोष था। उसे पता ही नहीं था कि कितने स्पेस में मुझे कितनी गाड़ी को निकाल देना है या कितनी जगह मुझे चाहिए अपनी गाड़ी को पास करने के लिए। आपने देखा होगा जब हवाई जहाज को रनवे पर लैंड करना होता है, यानी हवाई जहाज आसमान से जमीन की तरफ आता है, तो जो पायलट होता है उसे एक अनुमान लगाना होता है। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कितना जगह में मुझे अपने प्लेन को उतार देना है। अब इतना भारी भरकम प्लेन कैसे उतर जाता है उस छोटी सी जगह में और छोटे से रनवे पर दौड़ता हुआ? तो ये जो पायलट होता है उसके अंदर भी ये गुण होते हैं, यानी ये स्पैटियल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है। तो अभी तक आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। तो अभी तक जो हम स्पैटियल इंटेलिजेंस या विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे या स्थानिक बुद्धि की बात कर रहे थे, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ऐसे चीज़ों में माहिर व्यक्ति भी इंटेलिजेंट होता है, जिसे खाली जगह की अच्छी पहचान होती है, खाली जगह को कैसे उपयोग करना वो बेहतर जानता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के इंटेलिजेंस की, संगीतमय बुद्धि। यानी इस प्रकार का जो बच्चा होता है उसे संगीत में विशेष अभिरुचि होती है। वो हर प्रकार के वाद्य यंत्रों को आसानी से समझ भी लेता है और बजा भी लेता है। ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो हम सब में ये क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों में खास क्वालिटी होती है कि वो किसी भी संगीत को इजीली पिक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे बजा भी लेते हैं, जैसे बांसुरी, तबला, बैंजो। अब ऐसे गुण वाले बच्चे को क्या आप इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे? जी हाँ, मानेंगे। वो बच्चे होंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले या संगीतमय बुद्धि वाले बच्चे। यानी ये दूसरे प्रकार का इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है जो आपके क्लासरूम में मौजूद हो। अब इसकी पहचान तभी होती है जब आप एनुअल फंक्शन में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो बच्चे को आपको मालूम चलता है कि ये बच्चे गा सकते हैं और ये बच्चों को अच्छी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होती है। उसके पहले शायद ही किसी टीचर को पता होता है कि आपके क्लास में एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा बैठा होता है। तो ये काम तो टीचर का है पता करना। आपने देखा होगा इंडियन आइडल में, जूनियर इंडियन आइडल में बहुत सारे बच्चों ने पुरस्कार जीता। क्या सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं थे? क्या सिर्फ पढ़ाई के आधार पर आप बच्चे का इंटेलिजेंस को माप सकते हैं? तो हमारी जो पुरानी परिभाषा थी कि जो पढ़ाकू बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही इंटेलिजेंट होंगे, उन्हीं के पास इंटेलिजेंस होगी, ये निरर्थक है। ये आज के संदर्भ में बिल्कुल मिथ्या है या रेलेवेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के इंटेलिजेंस की। ये तीसरे प्रकार का इंटेलिजेंस है बॉडी कैनेस्थेटिक या दैहिक इंद्रियगत। अब ऐसे बच्चे को अपने शरीर के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता है। वो शारीरिक क्रिया तो करते हैं, लेकिन शारीरिक क्रिया के मद्देनजर या उसके दौरान ही उन्हें अपने शरीर पर पूर्ण कंट्रोल होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। वो काफ़ी संतुलित भी होते हैं। और ऐसे बच्चे बड़े होकर एथलीट या कम उम्र में ही एथलीट बन जाते हैं, डांसर बन जाते हैं, खिलाड़ी बन जाते हैं। आपने देखा होगा बुधिया सिंह को, छोटा सा बच्चा मैराथन में कैसे भागता था। या आपने देखा होगा हाल में ही मलखम में एक छोटे से बच्चे ने कैसे पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उन बच्चों को अपने शरीर पर, अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण था। तो क्या ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे? ऐसे बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे।
ऐसे बच्चे भी इंटेलिजेंट कहलाएंगे। आपने देखा, डांस में हो या स्पोर्ट्स में हो, ये सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस की परिभाषा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है या किसी और क्षेत्रों तक। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस की परिभाषा काफ़ी व्यापक हो रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के इंटेलिजेंस की, यानी चौथे प्रकार के इंटेलिजेंस की, भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चों की भाषा पर बहुत तगड़ी पकड़ होती है। उन्हें पता होता है कि तरह तरह के भाषाओं को कैसे आसानी से अर्जित किया जा सकता है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा कैसे अलग अलग भाषाओं को आसानी से आत्मगत कर लेता है, कैसे आसानी से सीख लेता है। वो जापानीज भी बोल सकता है, वो फ्रेंच भी बोल सकता है, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, वो जापानीज भी बोल सकता है, वो भोजपुरी भी बोल सकता है, वो मगही भी बोल सकता है, वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता बन जाता है। तो क्या वैसा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा? बिल्कुल इंटेलिजेंट कहलाएगा। आप इस बच्चे को देख लीजिए, ये हेलो को बोलने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग, यानी उस बच्चे को अलग अलग भाषाओं पर पूर्ण पकड़ होती है। तो ऐसे बच्चे भी इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हाँ, इनकी इंटेलिजेंस की परिभाषा जो होती है पढ़ाई तक सीमित नहीं होती। इनकी इंटेलिजेंस जो होती है वो लिंग्विस्टिक होती है, यानी भाषा के आधार पर ये इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं अलग प्रकार के इंटेलिजेंस की, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले बच्चे, या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या इंटेलिजेंस। अब जिन बच्चों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं वो दूसरे को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं या ताकत रखते हैं। वो दूसरे की भावनाओं, मूड आदि को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं, और उनको यहाँ तक परामर्श भी डालते हैं, परामर्श देते हैं, कन्विंस करते हैं, और उनसे एक अच्छा दोस्ताना संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। अब ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो राजनेता बनते हैं, या तो विक्रेता सेलर, या तो एड एजेंसी में काम करने वाले, या तो शिक्षक बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं सामने वाले को कैसे मैं कन्विंस कर लूं, कैसे अपनी बात को समझा दूं। अब इसी संदर्भ में एक पिक्चर की बात करते हैं। शायद आपने देखा होगा इस पिक्चर को। इस पिक्चर का नाम था जल्लाद, और इसमें मिथुन चक्रवर्ती और कादर खान थे। कादर खान एक नेता थे और मिथुन चक्रवर्ती गरीब सा आदमी था, लेकिन बहुत शातिर आदमी था। वो कादर खान के कांटेक्ट में आता है और कादर खान को कन्विंस कर देता है कि मैं आपके लिए सबसे वफादार व्यक्ति हूं, आप मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो जब इलेक्शन की बारी आती है तो कादर खान अपना पूरा पैसा और पूरी ऊर्जा मिथुन चक्रवर्ती, जिसका नाम उस फिल्म में अमावस था, उसे जिताने में लगा देते हैं। जब वो जीत जाता है तब अपनी रंगत दिखाता है और इन्हें पीछे ढकेल देता है और खुद नेता बन जाता है। यानी उसे पता होता है कि अपने बिग बॉस को कैसे कन्विंस करना था। अब छोटा सा व्यक्ति, गरीब सा व्यक्ति सामने वाले को कन्विंस करके ये जता देता है कि मैं आपके लिए सबसे बड़ा वफादार हूं, और बाद में जाके वो दगाबाजी करता है। उसी प्रकार एक पुराना ऐड आता था जिसमें मास्टर जी कहते थे, बच्चों यह है हमारे दांतों की बनावट। और उसी वक्त एक बच्चा जो स्माइल दे रहा होता है उससे वो पूछते हैं, मास्टर जी राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमकते हैं। तो बच्चा खड़ा होकर रिप्लाई करता है, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूं। और वो मास्टर जी को कन्विंस करता है कि आप भी इसी को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके जो खराब दांत हैं वो भी चमचमाने लगे। अब मास्टर जी भी जाते हैं और डाबर का जो लाल दंत मंजन उसको इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ शिक्षक ही बच्चों को कन्विंस नहीं करते, कभी कभी बच्चे भी शिक्षक को कन्विंस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो राजू था उसके अंदर इंटरपर्सनल गुण था, यानी वो किस प्रकार का बुद्धिजीवी बच्चा था, उसके अंदर इंटरपर्सनल गुण थे, तभी तो अपने मास्टर को भी कन्विंस कर दिया वो। एक और ऐड की बात करते हैं। पुराना प्रचार आता था रेवलगन टॉफी का, उसका नाम था पान पसंद। अब देखिए ऐड एजेंसी वाले कैसे दूसरे को प्रभावित करते हैं। बोलते हैं ये इसमें एक लड़की आती थी, वो ऐड करती थी शादी और तुमसे कभी नहीं। वो काफ़ी चिढ़ कर बोलती है, लेकिन जैसे वो रेवलगन यानी पान पसंद खाती है उसके वाणी में मिठास आ जाता है और वो कहती है शादी और तुमसे कभी नहीं। यानी आप देख सकते हैं कि एक टॉफ़ी कैसे आपकी वाणी को कठोर से मधुर बना देता है। तो ये भी एक कन्विंस करने का तरीका था। तो ऐसे एड एजेंसी वाले व्यक्ति जो एड एजेंसी या एड जो बनाए होंगे
वो व्यक्ति किस प्रकार के इंटेलिजेंट व्यक्ति थे? वो व्यक्ति थे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक और इंटेलिजेंट व्यक्ति की, यार एक और प्रकार के इंटेलिजेंस की, अंतः व्यक्तित्व या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब यहां पर जो व्यक्ति है उसे अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। अभी तक हम देख चुके हैं इंटरपर्सनल में कि व्यक्ति सामने वाले को नियंत्रित करता है। अब यहां पर इस इंटेलिजेंस में व्यक्ति को स्वयं के ऊपर नियंत्रण होता है। वह स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर समझ सकता है और स्वयं की समाज में जो भूमिका है उसको वो तलाशता है, खुद को समझ जाता है। अब इसी संदर्भ में एक उदाहरण देखिए शक्तिमान का। शक्तिमान जब ये सीरियल आता था तो इस सीरियल में जब इसका टाइटल सॉन्ग बजता था, उसमें टाइटल सॉन्ग के बोल थे, जब होता है आदमी को अपना ज्ञान कहलाता है वो शक्तिमान। मतलब जब आदमी को अपने ऊपर नियंत्रण होता है, अपने वाणी अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाता है, तभी वो वास्तव में शक्तिमान या शक्तिमान बन पाता है। तो हमने देखा ऐसे गुण वाले व्यक्ति जिन्हें अपने ऊपर नियंत्रण होता है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं। तो क्या शक्तिमान इंटेलिजेंट नहीं था? बिल्कुल इंटेलिजेंट था, लेकिन वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति था। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु, अब ऐसे बच्चे बड़े होकर आध्यात्मिक गुरु बनते हैं या दार्शनिक बनते हैं, जैसे सुकरात थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे और हमारे रामकृष्ण परमहंस, आदरणीय रामकृष्ण परमहंस। तो ये जितने भी व्यक्ति थे इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस था। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी। इन सभी में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस था। ये सब अपने खामियों और अपनी अच्छाइयों को जानते थे और बेहतर समझते थे और उन पर उनका नियंत्रण था। अब हम बात करते हैं सातवें प्रकार के इंटेलिजेंस की, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कुछ बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं, उन्हें मैथ्स की बहुत पकड़ होती है, मैथ्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है उनका। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं वो 5वीं क्लास में होकर 10वीं का मैथमेटिक्स बनाते हैं। अब बिहार का ही कोई बच्चा है, ये बच्चा जो 8वीं क्लास में है, लेकिन वो 12वीं और 11वीं का मैथमेटिक्स दूसरे बच्चों को पढ़ाता है और 10th का मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है। तो क्या ये बच्चा इंटेलिजेंट है? ये बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है बिल्कुल अंडा हो या बिल्कुल गोल हो, लेकिन मैथ्स में ये बहुत तगड़ा है, तभी तो छोटे से क्लास में होकर बड़े क्लास को पढ़ाता है। इस बच्चे को तो आप सभी जानते हैं, इसका नाम सोनू कुमार है। अब इसने अपनी तर्क क्षमता से यह सिद्ध किया कि बिहार में जो शैक्षणिक व्यवस्था है या शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, खासकर सरकारी स्कूलों में। इस बच्चे ने तर्क किया और अपने तर्क के माध्यम से जो सरकारी व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, उसको उजागर किया। तो क्या ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? हो सकता है पढ़ाई में कमजोर रहा हो या एवरेज बच्चा रहा हो, लेकिन तर्क क्षमता इसकी बहुत उच्च श्रेणी की रही, बहुत उच्च कोटि की रही। तो क्या बच्चा ये इंटेलिजेंट नहीं था? सोनू कुमार भी बहुत बड़ा इंटेलिजेंट या बहुत अच्छा बच्चा था जो इंटेलिजेंट बच्चे की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रकार के इंटेलिजेंस की, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसके अंदर ये प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वो प्रकृति से काफी जुड़ाव रखते हैं, उनको प्रकृति से काफी लगाव होता है। वो आसानी से समझ जाते हैं कि मुझे प्रकृति ने क्या दिया है और मुझे प्रकृति को क्या देना है। आपने देखा होगा आपके स्कूल के कार्यक्रम में या किसी स्कूल के कार्यक्रम में जब भी वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाया जाता है तो कुछ बच्चे बहुत आगे आते हैं, कुछ बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और वो आगे आके पौधारोपण करते हैं, पेड़ पौधे को लगाते हैं या पेड़ पौधे को लगाते हैं और उसे लगातार पानी भी देते हैं। तो ऐसे बच्चे को प्रकृति से काफी लगाव होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये प्रकृतिवादी बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। अब इन्हें प्रकृति की बेहतर समझ होती है। अब ये बड़े होकर एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 8 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चे आपके क्लासरूम में मौजूद होते हैं। अब यहां पर एक टीचर की भूमिका होगी कि अपने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस वाले बच्चों को ढूंढे और अपनी जो पुरानी जो सोच है या पुरानी जो परंपरा है कि बच्चे से पढ़ाकू बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उसको बदले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।